नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आपका स्वागत है। सरकार किसकी होगी ये जनता तय करेगी या तोड़फोड़ से तय होगा। कर्नाटक में सरकार बनने के 7 महीने के बाद ही सरकार गिर जाएगी, इस बात को लेकर आशंका बड़ी होती जा रही है। कैसे, उसे समझने के लिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन के दोनों तरफ आपको कुछ जानकारी हम दिखा रहे हैं। इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको आज क्या हुआ है वो भी समझ में आ जाएगा, और आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार बचेगी या गिरेगी वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सवाल यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार बचेगी या जाएगी। गिर सकती है क्योंकि 2 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। बच इसलिए सकती है क्योंकि सरकार के पास अभी भी 118 विधायकों का समर्थन मौजूद है। सरकार के लिए मैजिक फिगर 113 का है। अब आगे फिर से गिरने की आशंका इसलिए है क्योंकि 2 निर्दलीय विधायकों एच नागेश और आर शंकर ने इस्तीफा दे दिया है। बचने के चांसेस ये हैं कि सिर्फ 2 ही विधायक आधिकारिक तौर पर सरकार से बाहर हुए हैं। गिरने की आशंका को लेकर तीसरी वजह यह है कि कांग्रेस के 4 विधायक महाराष्ट्र में, उनके फोन बंद, 3 मुंबई में है, कोल्हापुर में। बचने की आशा इसलिए अभी भी है कि कांग्रेस लगातार यह दावा कर रही है कि उसके सभी विधायक पार्टी के संपर्क में हैं। सरकार के गिर जाने की आशंका इसलिए बढ़ती जा रही है कि 11 और विधायक सरकार से हट सकते हैं। सूत्र इसकी आशंका जता रहे हैं। इसमें 10 विधायक कांग्रेस के और 1 जेडीएस का विधायक है। लेकिन बच इसलिए सकती है, इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की बैठक में सिर्फ 3 विधायक नहीं पहुंचे, बाकी सभी मौजूद थे। हालात ऐसे बन रहे हैं जिसमें गवर्नर की भूमिका अहम होती जा रही है। गिर सकती है सरकार अगर 11 और विधायक हट जाएं और गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए कह दे। लेकिन जब तक यह संख्या 113 के नीचे नहीं जाएगी, गवर्नर के लिए भी यह कॉल लेना आसान नहीं होगा। गिरने की आशंका की बड़ी वजह यह भी है कि विपक्ष बहुमत की परेड करवाने की तैयारी में है। ऐसे में बचने की संभावना यह है कि फ्लोर टेस्ट का दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? कर्नाटक का पूरा गणित इस रिपोर्ट में देखिएगा। कर्नाटक में ऑपरेशन कमल पार्ट 2 से सियासी गलियारों में हलचल तेज। क्या कर्नाटक में रची जा रही है तख्ता पलट की साजिश? क्या कांग्रेस जेडीएस की सरकार खतरे में पड़ने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस और जेडीएस सरकार में सेंधमारी की आशंका जताई जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले 2 निर्दलीय विधायकों ने कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। आर शंकर और एच नागेश ने सरकार से हटने की लिखित सूचना राज्यपाल को पहुंचा दी। देखिए, ये वो चिट्ठी है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि वो अपनी मर्जी से सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और कर्नाटक सरकार में कांग्रेस कोटे के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर डी शिवप्रकाश का दावा है कि सरकार पूरी तरह स्थिर है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अंदर खाने लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत में बड़ा उलटफेर करने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। वहीं जेडीएस के 1 विधायक के भी पाला बदलने के दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 4 विधायक तो मुंबई पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस एमएलए आनंद सिंह, बी नागेंद्र, उमेश यादव और बीसी पाटिल मुंबई में हैं। वहीं कांग्रेस के रमेश जारकीहोली महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हैं। रमेश वही विधायक है जिन्हें सीएम कुमारस्वामी ने कैबिनेट से बाहर कर दिया था। इसके अलावा रमप्पा, भीमा नायक, रमेश कामातल्ली, बी सत्यनारायण का नाम भी बागियों की लिस्ट में शुमार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 2 निर्दलीय विधायक आर शंकर और नागेश बीजेपी के संपर्क में हैं। इस बीच कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बीजेपी विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कथित ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 के तमाम दावों के बीच जरा कर्नाटक का सियासी गणित भी समझ लीजिए। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं। इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा बैठता है 113। फिलहाल कांग्रेस के पास 80 विधायक हैं, जबकि जेडीएस के पास 37 सीटें हैं। वहीं बीजेपी के पास 104 एमएलए हैं और 3 सीटों पर अन्य दलों का कब्जा है। कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार के पास फिलहाल 118 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के 10 और जेडीएस के 1 विधायक पाला बदल ले तो ये आंकड़ा 107 पर आ जाएगा। यानी कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर सकती है। वहीं अगर बीजेपी के मौजूदा 104 विधायकों में 11 विधायक को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 115 पर पहुंच जाएगा, यानी बहुमत से 2 ज्यादा। चाहे जोड़ तोड़ का खेल अपने अंतिम पड़ाव में हो, लेकिन बीजेपी ने इन सभी खबरों का खंडन किया है। सीएम कुमारस्वामी ने दावा किया है कि वो सभी विधायकों के संपर्क में हैं। Because they are having absolute majority,
and we are 104, we are sitting in the opposition party. But even then, they are trying their level best to get 1 or 2 MLAs from BJP. CM himself is trying his level best. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭದ್ರತೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. हमारे लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। उनकी कोशिश बहुत चल रही है कि चुनाव के वक्त लोगों में एक कंफ्यूजन करना और कांग्रेस गवर्नमेंट को ये जो सम्मिश्र सरकार है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, इसको गिराने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। इसमें वो यशस्वी नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस को छोड़ के जाने वाला कोई एमएलए ऐसा नहीं है। वैसे बीजेपी अगर कभी कांग्रेस जेडीएस के विधायकों को तोड़ती है तो एक नया विवाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाला बदलने वाले विधायक दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में भी कर्नाटक संकट पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद मीडिया से बात करने आए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार को कोई खतरा नहीं है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस आश्वस्त है कि जेडीएस के साथ मिलकर कर्नाटक में जो सरकार चल रही है उससे कोई खतरा नहीं है। तमाम विधायक जो इधर उधर होने की बात हो रही है उससे सरकार को कोई खतरा नहीं है। सब जो उन्होंने लोगों को जो ये कर रहे हैं लुभाने की कोशिश, उसमें वो यशस्वी नहीं बनेंगे। दिल्ली से जा रहे हैं कुछ लोग। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि उनकी सरकार को कर्नाटक में कोई संकट नहीं दिख रहा, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से विधायक इधर उधर होने की बात है और दावे हो रहे हैं कि बीजेपी वहां सरकार बना लेगी, इसलिए सवाल उठने लाजमी है। इस पर चर्चा करने के लिए अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, शबीना सुल्ताना कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वेंकट नारायण सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं और श्री कृष्ण सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो चर्चा आगे बढ़ेगी बिना किसी ब्रेक के। तमाम वजह हैं, क्योंकि विधायक इधर उधर हो रहे हैं, कहीं दूसरे होटल में हैं, कहीं दूसरी जगह पर हैं और 2 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस भी ले लिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ रही हैं, शबीना सुल्ताना कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वेंकट नारायण सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और श्री कृष्ण सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अनिला जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि क्या कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है? क्या कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है? नहीं, आज की तारीख में तो कांग्रेस और जेडीएस का जो बेमेल गठबंधन है उसी की सरकार चल रही है। अब कल क्या होगा क्या नहीं होगा भविष्य तो मैं देख नहीं सकती। नहीं, लेकिन कई लोग आपकी पार्टी के दावा कर रहे हैं कि सरकार बनने जा रही है, और वो दावा किस आधार पर है? देखिए, दावे से सरकारें बदलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो निरंतर कार्य करती रहती है और हमेशा हम हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आप दूसरों के दलों से लोगों को ले लेते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलती हूं कि दूसरों के दलों से हम नहीं लेते हैं। अगर दूसरे दलों के जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं घुटन महसूस होती है अपने दलों में, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है एक एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच का फ्रीडम देती है और स्वतंत्रता मिलती है कि अगर अनिला जी, बीजेपी के विधायकों को कौन सी घुटन महसूस हो रही है जो तमाम कर्नाटक के विधायक यहां हरियाणा में लाकर बैठाए गए हैं? वहां कर्नाटक की हवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं है क्या?
अब कर्नाटका की हवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है कि खराब है, वो तो वहां के मुख्यमंत्री जी से पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के अगर विधायक यहां पर आ गए हैं तो ठीक है, कोई ऐसी गलत बात नहीं है, विचार विमर्श हो रहा होगा, इसलिए सारे के सारे आ गए हैं। पर वहां पे आबोहवा क्यों खराब हो रखी है? तो आप तो बताइए मैडम, ऐसा कौन सा विचार विमर्श है जो कर्नाटक में नहीं हो सकता था, उठाकर हरियाणा लाकर विचार विमर्श करना पड़ा है? दिल्ली तो सत्ता का केंद्र है, कर्नाटका क्या, केरला और तमिलनाडु से भी लोग यहां आएंगे, वेस्ट बंगाल से, मिजोरम, अरुणाचल से भी लोग यहां पर आएंगे। एक और सवाल मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं उससे पहले कि क्या बीजेपी वही करने की कोशिश कर रही है जो वो तब नहीं कर पाई जब उसे बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन जो मिले थे वो अदालत ने घटाकर 1 दिन कर दिया और उसको वक्त नहीं मिल पाया? क्या वही काम अब आप कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कर्नाटका की जो नेचुरल चॉइस है वो भारतीय जनता पार्टी है और इसीलिए सबसे ज्यादा सीटें भी हमने जीती। परंतु कांग्रेस जो है उनको, बीजेपी तो छोड़िए, उनको बहुत ज्यादा द्वेष है नरेंद्र मोदी जी से। पर ऐसे कई राज्य हैं मैम जहां आपने सबसे ज्यादा सीटें नहीं जीती लेकिन सरकार बना ली, तो नेचुरल चॉइस क्या उन राज्यों में कांग्रेस थी? नहीं, वहां के लोग पसंद करते हैं ना बीजेपी को। भाई हर एक स्टेट का अपना अलग अलग होता है ना चॉइस, तो कर्नाटका की नेचुरल चॉइस, हर स्टेट का नेचुरल चॉइस अलग होता है। ठीक है, शबीना सुल्ताना जी, लगातार धोखा देते, शबीना सुल्ताना जी, क्या कांग्रेस सरकार को वहां पर कोई खतरा है? जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही बता दिया है कि कोई खतरा नहीं है, वो हमारे कैप्टन है शिप के, जब वो इतने कूल और कॉन्फिडेंट होके बता रहे हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है, तो फिर ये अटकलें क्यों लगाए जा रहे हैं? ये अनुमान क्यों है कि हमारी सरकार गिरेगी? ये तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि पहले तो ऑपरेशन कमला वर्जन 3 उन्होंने किस बलबूते पे चालू किया। जिस दिन से हमारी सरकार आई है कर्नाटक में, तब से लेके अब तक उनको चैन नहीं है। तो शबीना जी, आप ये कह रही हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसी पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, वो सत्य बोलते हैं? हमें विश्वास है कर्नाटक के मुख्यमंत्री पे, हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी के एमएलएओं पे, हमें विश्वास है जेडीएस के एमएलए पे, क्योंकि जब तो शबीना जी, बना था, अभी कुछ दिन पहले वही कर्नाटक के मुख्यमंत्री रो रो कर कह रहे थे कि दम घुट रहा है इस सरकार में, काम करने नहीं दिया जा रहा, तो तब भी विश्वास किया जाना चाहिए था कि वो वही जो कह रहे हैं वही सच है और आप लोग काम नहीं करने दे रहे उनको, और हो सकता है इसीलिए सरकार गिरने की स्थिति हो। जब वो पर्सनली कुछ बात बता रहे हैं, मुझे मौका तो दीजिए बताने का, आपके सवाल का जवाब मैं दे रही हूं। किसी भी मुख्यमंत्री को पूरा हक है अपने जनता के सामने आके अपनी दिल की बात करने की। ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकार गिर जाएगी या उनका दम घुट रहा है इसीलिए वो भाग के छोड़ के चले जाएंगे, बल्कि ये अपने लोगों को बता रहे हैं कि हमें परेशानियां, जब मुख्यमंत्री का दम घुट रहा है तो हो सकता है विधायकों का भी घुट रहा होगा। एक साथ आप विधायकों से पूछिए ना, आप क्यों यहाँ पे मीडिया पे, मुख्यमंत्री जिसके पास सारी पावर है उसका दम घुट रहा है तो विधायकों का भी घुट रहा होगा, इसलिए वो अलग अलग जगहों पर जाकर होटल में मोबाइल बंद करके बैठ गए। इसमें बीजेपी का दोष क्या है? निर्दलीय, आज ये बात सच है, ये सच है। नहीं, आपने बताया आनंद सिंह मुंबई में है। आनंद सिंह आज हमारे डीके शिव कुमार बड़े नेता से जाके मिले हैं, उनके घर पे जाके मुलाकात हुई है। ये बात आपको पता नहीं है? 3 विधायक तो नहीं थे, बताइए आपने, 3 विधायक वहां नहीं पहुंचे आपके दर्शकों को कि वो मिले हुए हैं। एक तो आपने जिसका नाम लिया, उस हमें ये नहीं मालूम है कौन कौन गया, लेकिन जिसका आपने नाम लिया था उसमें से आनंद सिंह जी का भी नाम था। आज आनंद सिंह जी ने डीके शिव कुमार जी के घर जाके उनसे मुलाकात की और ये बात भी स्पष्ट की कि मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। ये बात आपने बताया टीवी पे? नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात आपके अभी बताया रिपोर्ट में, स्पोक्स पर्सन से पूछना चाहूंगी, आप 104
104 एमएलए जाके किसी लग्जूरियस 5 स्टार होटल रिसोर्ट में जाके ठहरते हैं, 40,000 का खर्चा होता है एक दिन एक रूम का। ये 104 एमएलए का खर्चा कौन उठा रहा है? किसका मैम वही लोग उठा रहे होंगे जो 7 महीने पहले कांग्रेस के विधायकों का खर्चा उठा रहे थे, जिनको आप बस में बैठा बैठा कर ले गए थे। अगर आपको क्या मैं उस जवाब चाहती हूं, क्योंकि इन्होंने बताया कि हमें यहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं है, हम डरे हुए हैं। डरे हुए तो वो है शबीना जी, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा था कि मुख्यमंत्री रो रहे हैं अगर कि दम घुटता है तो विधायकों का दम क्यों नहीं घुटता होगा, और हो सकता है इसलिए वो सोच रहे हो कि हम नहीं साथ देंगे, जैसे 2 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। हो सकता है दम घुटता है। हम जब विधायक बनते हैं, विधायक इसलिए बनते हैं कि लोगों की सेवा की जाए, अपने लिए नहीं विधायक बनते हैं। अपना दम घुटता है इसीलिए हम पार्टी छोड़ देंगे, ऐसा कहीं हमने सुना नहीं है। अच्छा, मतलब दम घुटे लेकिन रहिए कांग्रेस के साथ, आप ये कह रहे हैं कि हम समाज की सेवा करें। हम पार्टी के साथ रहिए, कांग्रेस हो या जेडीएस हो, हम कोई भी ऐसा काम नहीं। हाँ, तो एक पार्टी बीजेपी की है, उनको लग रहा होगा उनके साथ रहेंगे। मुझे ये बताइए श्री कृष्ण जी, मुझे ये बताइए कि अभी जो चर्चा हो रही है इसमें सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि 5 विधायक 6 विधायक इधर उधर हो जाएंगे और क्या वो बीजेपी को सपोर्ट कर दें या फिर कांग्रेस से समर्थन ले लें तो क्या बीजेपी की सरकार बन जाएगी। लेकिन हम ये भूल रहे हैं क्या, मुझे एंटी डिफेक्शन लॉ होता है और उसमें 1/3 विधायकों का टूटना जरूरी है, वरना विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर ऐसे में 10 से कम विधायकों की से बात ही नहीं बनती बीजेपी की। कृष्णा जी, हाँ, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में राजीव गांधी लाए, तब से आपका जो नंबर्स हैं तीनों पार्टी के, उसके तो 1/3 1/3 बहुमत चाहिए आपको डिफेक्ट करने के लिए। तो आप एक तरफ कह रहे हैं 4 कांग्रेस वाले, दूसरी तरफ कहते हैं 10 बीजेपी। अगर मान लीजिए सर 4 कांग्रेस के मिला दिए और 2 निर्दलीय विधायक 6 हुए तो हाफ वे मार्क जो है वो 6 में से आधा कर दीजिए, 3 कम होगा तो 110 पर आएगा और 118 में से 6 घटाइएगा तो 112, फिर भी जेडीएस कांग्रेस के पास है, तो सरकार को खतरा कहां है फिर। कृष्णा जी, हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि एंटी डिफेक्शन के अंदर तो आ ही जाएंगे ये सब, जितने भी एमएलए जो दोनों पार्टी क्लेम कर रही हैं कि मेरे पास 4 आ गए, मेरे पास 10 आ गए, वो तो एंटी डिफेक्शन लॉ में कवर ही हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई दूसरा एमएलए तो पार्टी का एमएलए जरूर स्पीकर के पास जाएगा और कहेगा इनको डिस्क्वालीफाई करिए, क्योंकि तो आपका वो लॉ वही कहता है, कानून वही है एंटी डिफेक्शन का। तो ये क्या, तो ऐसे में कम से कम 10 से ज्यादा विधायक टूटेंगे अगर, तब जाकर अगर वो डिस्क्वालीफाई भी होते हैं तो जेडीएस और कांग्रेस का हाफ वे मार्क जो है वो घटकर 108 आएगा और वो जो है शायद सरकार गिरने की स्थिति बन पाएगी, उससे कम में तो नहीं होगा। कृष्णा जी, हाँ, वो तो है, देखिए नंबर्स के बारे में है। ठीक है, वेंकट नारायण जी, क्या ये जो कर्नाटक की स्थिति बनी है ये बीजेपी बना रही है तोड़फोड़ की राजनीति करके, या फिर विधायकों का दम घुट रहा है, या जो स्थिति थी उसको लेकर ऐसी स्थिति बन रही है? देखिए, मैं 2-3 चीज ख्याल में रखना चाहिए। 7 महीने पहले जो चुनाव में बीजेपी 104 सीट जीता था और कांग्रेस 78 और जेडीएस 38, और बीजेपी को कोशिश करके कांग्रेस और जेडीएस से कुछ लोगों को अपने तरफ करने की कोशिश किया, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। और समस्या ये है कि जिनके पास सिर्फ 38 सीट्स है उस पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, जो कांग्रेस वालों के पास 78 सीट्स है, तो वो लोग तो बेशक नाखुश होंगे ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास कम एमएलएस हैं उस पार्टी का नेता चीफ मिनिस्टर बने, ये लाजमी है कि मेजॉरिटी जिनके पास ज्यादा सीट्स हैं वो लोग नाखुश होंगे ही। तो जो 7 महीने पहले बीजेपी नहीं कर पाया, मुझे ऐसा लगता है पिछले 28 घंटे में जो भी हो रहा है, तो ये कुमारस्वामी का सरकार को गिराने की कोशिश लगता है किया जा रहा है, क्योंकि कुमारस्वामी खुद कह रहे हैं कि हर एक एमएलए को 50 करोड़ रुपया दिए जाएंगे, एक मंत्री पद भी दिया जाएगा
बाद में 30 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। अगर काफी लोग पार्टी बदलाव नहीं करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ आएगी। तो अगर ऐसी बात होती है तो अगर जेडीएस कांग्रेस का जिनके एमएलए हैं वो उनका कम हो जाएंगे तो हो सकता है कि वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। तो आप ये कह रहे हैं रुपये उनको मिल रहे हैं। पहले से विधायकों में एक असंतोष, एक नाराजगी थी कि कांग्रेस जो है वो जेडीएस से ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद वो सेकंड प्लेयर थी, वो सीएम की कुर्सी पर या अहम पदों पर नहीं थी। और इस नाराजगी या असंतोष का फायदा बीजेपी उठा रही है और कोशिश कर रही है कि ऐसे विधायकों को तोड़ा जाए प्रलोभन देकर या दूसरे तरीकों से, और वहां पर सरकार बन सके। लेकिन क्या इसमें अहम किरदार निभाया है जो हाल का कैबिनेट रीशफल था, उसने भी आपको लगता है उससे ज्यादा नाराजगी बढ़ी और बीजेपी को और मौका मिला? यह बिल्कुल हो सकता है क्योंकि कुछ कांग्रेसियों को कैबिनेट से निकाल दिया गया था, वो लोग नाखुश हैं। तो बात यह है, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जो भी एमएलए बनता है वो मंत्री बनना चाहता है, जो मंत्री है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, क्योंकि चुनाव में जीतने के लिए आजकल करोड़ों रुपया खर्चना होता है। ठीक है, तो जो आदमी मिनिस्टर रहा है उसको निकाल दिए तो वो नाराज होगा ही। और कितने लोगों को आप खुश कर पाओगे? सब लोगों को तो मिनिस्टर्स नहीं बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के राजनीति में जी। तो कर्नाटक में जो हो रहा है, मुझे एक बात बताइए कुमारस्वामी का कि अगर ये विधायक वाकई नाराज आश्चर्य नहीं होगा सरकार से, तो इनको बाहर आकर अपना इस्तीफा देना चाहिए या मीडिया से बोलना चाहिए मैं नाराज हूं? ये होटल धर्मशाला खेलने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल बोलना चाहिए सुशांत जी। अगर इन जो विधायक हैं उनको कांग्रेस पार्टी से नाराजगी है तो उनको बिल्कुल खुलकर सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए और सारे कारण भी देने चाहिए कि इस वजह से हम जो है कांग्रेस पार्टी में आगे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। परंतु देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कर्नाटका का जब मैंने विषय उठाया था तो मैंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वहां पे बहुत अच्छी परफॉर्मर रही है। अगर हम असेंबली इलेक्शंस की बात करते हैं तो 2013 एक ऐसा चुनाव था कि जब कांग्रेस की सीटें जो हैं हमसे ज्यादा आई थी। अदरवाइज आप लोकसभा उठा लो या असेंबली के इलेक्शंस आप उठा लो कुछ सालों के, तो भारतीय जनता पार्टी ने बेहद अच्छा वहां पे परफॉर्म किया है। और एक बेसिक डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी के माहौल में, नहीं अनिला जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि बीजेपी कर्नाटक की नेचुरल चॉइस है। मैं बोलना चाह रही हूँ, नेचुरल चॉइस है बीजेपी। तो जो लोग कांग्रेस के टिकट से जीत कर आए या जेडीएस के टिकट से जीत कर आए वो उस राज्य की नेचुरल चॉइस तो नहीं होंगे, और आप लोगों ने उनके खिलाफ प्रचार भी किया होगा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब आज की तारीख में वो अलग हो जाएं और बाद में वो किसी तरीके से आपके साथ जुड़कर सरकार का हिस्सा हो जाएं और मंत्री पद मिल जाए, क्या ये इंसाफ होगा वोटर के साथ? या बीजेपी को ये कहना चाहिए कोई अलग हो जाए, कुछ हो जाए, हमारे पास उनके लिए जगह नहीं है क्योंकि वोटर के लिए वो नेचुरल चॉइस नहीं है, वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है? ये क्यों नहीं बोलते आप? देखिए, नहीं सुशांत जी, देखिए ऐसा है कि हम यहाँ चैरिटी नहीं राजनीति करने के लिए आए हुए हैं, सत्ता में रहने के लिए आए हुए हैं। अगर कांग्रेस और जेडीएस अपने विधायकों को नहीं संभाल के रख सकती है, अपने कार्य रख सकती है, अपने कार्यकर्ता नेताओं को नहीं संभाल कर रख सकती है, तो ये उनको चिंता करने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ये बात आप सही कह रही है ना कि सत्ता सर्वोपरि है, बीजेपी आपको सत्ता चाहिए चाहे वो जैसे मिले। वो सुशांत जी एक सेकंड में एक बात कहना चाह रही हूँ, मैं एक मिनट एक बात कहना चाह रही हूँ। आप ये जो खेल जो कांग्रेस और जेडीएस और क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्यों में भी करते हैं, आप इनके वर्कर्स को देखिए, इनके नेताओं को देखिए, ये जो है दे आर वेरी प्रोफेशनल। अगर हमको यहाँ पे सत्ता नहीं मिलेगी हम चले जाएंगे। अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कि यहाँ पे जो विधायक बनता है वो मंत्री बनना चाहता है, जो मंत्री बनता है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। पर भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का नहीं है। हमारा बहुत डेडिकेटेड वर्कर है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया उसकी मानसिकता ये है। तो उन्हीं डेडिकेटेड वर्कर को आप हरियाणा में छुपा कर रखी है। इतने डेडिकेटेड हैं तो कर्नाटक में छोड़ देती ना मैडम। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, इतने डेडिकेटेड वर्कर्स को, 104 वर्कर्स को आप हरियाणा में एक होटल में रख रही हैं, रिजॉर्ट में, इतने डेडिकेटेड हैं वो?
हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसा मैंने कहा ना कि चिंता तो कांग्रेस कर रही है। वो अलग अलग बयान देते हुए डेडिकेशन का इनाम है हरियाणा में जाकर पार्टी बनाओ। इससे अच्छा जम्मू कश्मीर भेजती, कम से कम कुछ नजारा तो देख पाते। शबीना सुल्ताना जी आप कुछ जोड़ना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये नेचुरल जस्टिस का मसला होता तो बीजेपी के 2 दिन या 3 दिन के सीएम बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास आता नहीं। और दूसरी बात, ये जब रिसोर्ट पॉलिटिक्स करते हैं वहां पे किसके साथ गए हैं? अपने होने वाले मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के साथ। मगर इसमें एक चीज आप देखिएगा, अमित शाह दौड़े दौड़े जाते हैं गुड़गांव। क्यों जाते हैं? क्योंकि मतभेद है उनके एमएलए के बीच में, उनमें एकजुट नहीं है, आपस में उनमें ही मतभेद है। इसीलिए वो लोग अमित शाह जी वहां पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए गए हैं। एक तो हमारे एमएलए को पोच करना, दूसरे उनके ही एमएलए को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से यहां से लेके वहां गए। जी, उनको तो ये लग रहा है कांग्रेस ना तोड़ ले, उनको ये लग रहा है आप भी वही कर सकते हैं, आप भी उनको खरीदने की कोशिश कर सकते हैं अगर उधर से विधायक टूटे तो, इसलिए वो बचा रहे हैं। तो आप पर भी तो वही इल्जाम है। शायद शबीना जी से संपर्क टूट गया है। कृष्णा जी, क्या यही डर कांग्रेस बीजेपी को भी सता रहा है कि अगर मान लीजिए उधर से हमने कुछ तोड़ भी लिया और इधर से हमारे टूट गए तो फिर तो स्थिति वही होगी? मेरे को वही लग रहा है, क्योंकि देखिए चाहे कुछ भी कक्ष के लोग हों, उनको तो सत्ता आने में ही सबसे बड़ी ये होती है, लाइफ में एम होती है। तो लगता है दोनों तरफ यही कोशिश जारी है कि हमारे नंबर बढ़ जाएं किसी तरह से। अब जैसे कांग्रेस के थोड़े कम लोग हैं तो उसमें दिक्कत हो रही है शायद बीजेपी को, और बीजेपी ये सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस सोच रही है इतने लोग हमारे साथ आ जाएं, ये थोड़े भी आ जाएं, शायद हम इनको हमारे नंबर बढ़ सकता है। ये दोनों तरफ की कोशिश है। ये तो आखिर राजनीति में ऐसे ही चलता है। वेंकट नारायण जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, लोकसभा चुनावों से बस कुछ महीनों पहले बीजेपी को क्या फायदा होगा अगर वो किसी भी तरीके से वहां सरकार बना भी ले तो, और इस आरोप के साथ बना ले कि इन्होंने तोड़फोड़ की राजनीति की, खरीद फरोख्त की राजनीति की? देखिए, अभी 3 महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव के लिए। अब ये बीजेपी को वहां कर्नाटक में सरकार बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ अब जो सरकार है सत्ता में उसको गिराने का उद्देश्य है, मुझे लगता है, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में लोग ना जेडीएस से ना कांग्रेस से निकल के बीजेपी में आ सकें, इसलिए वो लोग इस्तीफा दे देंगे, अपना पैसा जमा कर लेंगे, घर चले जाएंगे। तो क्या होगा, गवर्नर्स रूल वहां एस्टैब्लिश होगा लोकसभा चुनाव से पहले। तो इससे बीजेपी ये कह सकती है, देखो भाई, ये गठबंधन जो बीजेपी के खिलाफ हो रहा है, कोशिशें किए जा रहे हैं, इससे काम नहीं बनेगी, ये लोग सरकार नहीं चला सकते हैं। तेलंगाना में ये गठबंधन बिल्कुल फेल हो गया है, कर्नाटक में भी ऐसा गठबंधन का सरकार फेल हो गया है। इसलिए लोकसभा चुनाव में आप ऐसा गठबंधन को वोट ना डालें, लेकिन बीजेपी जैसा पार्टी को वोट डालें। हाँ, तो ये आप इसका ब्रॉडर मैसेज लोकसभा चुनाव के लिए है कि जो लोग मोदी के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं वो इकट्ठा तो हो रहे हैं पर सरकार नहीं चला पा रहे, और यही स्थिति केंद्र में बनी तो यही हाल होगा, ये मैसेज देने की कोशिश आप कह रहे हैं? बिल्कुल। अनिला जी, क्या बीजेपी को ये सूट करता है ये मैसेज जाना कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर ये तमाम ऐसे अलायंसेस हो भी जाएं तो वो टिक नहीं सकते, चाहे वो कर्नाटक हो या केंद्र? देखिए, अभी पूरे भारतवर्ष में देखें और खास तौर पे जैसे अभी तो कर्नाटका की चर्चा हो रही है, अगर हम हिंदी हार्टलैंड की बात भी करते हैं, और हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश, जिस प्रदेश से मैं स्वयं आती हूं, आपने देखा है कि किस प्रकार से अलायंस ऑफ कन्वीनियंस हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं।
अभी मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करती हूँ तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अभी अलायंस हुआ है, कांग्रेस को बाहर रखा है क्योंकि कांग्रेस की छवि जो है शायद उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत नहीं है और कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन हुआ था 2017 असेंबली इलेक्शंस में उसका डाउनफॉल भी हुआ था। 2 वीआईपी सीट्स जहां से राहुल गांधी और सोनिया गांधी हमेशा कंटेस्ट करते हैं वो एज अ चैरिटी इस अलायंस ने छोड़ दी। तो क्या प्रोजेक्शन जाता है? प्रोजेक्शन ये जाता है कि जो सिटिंग अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं और जो पूर्व अध्यक्षा हैं, तो दोनों के दोनों इतने कमजोर हैं कि जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं उसका भी कंपटीशन फेस नहीं कर सकते हैं। तो कर्नाटका जो एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, समझदार लोगों का स्टेट है, तभी भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी हमेशा बनती आई है वहां पर 2013 को छोड़कर। उसको समझ में आ रहा है कि 37 सीट्स पाकर एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जो कि उनकी चॉइस नहीं थी और इस साठगांठ में कांग्रेस ने उनका साथ दिया। तो नेचुरल रिजेंटमेंट केवल उनके लीडर्स में नहीं है, लोगों में भी है। हम जानते हैं कि चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो क्राइम रेट है, कहीं पे भी जो कुछ महीनों की ये सरकार रही है कहीं प्रोग्रेस कर ही नहीं रही है। तो और इसीलिए इनसिक्योरिटी है कांग्रेस और जेडीएस के अंदर। और जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इतने करोड़ का ऑफर और मंत्री पद का ऑफर और ये सब जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, कभी रोने लग जाते हैं पूरी मीडिया के सामने, कभी अपने आप को कुछ कहने लग जाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में दिखा रहे हैं कि बेहद कमजोर मुख्यमंत्री है और उसका साथ कांग्रेस दे रही है। मुझे लगता है चाहे वो लीडर्स हो और चाहे वो लोग हो, कोई भी कमजोर मुख्यमंत्री या लीडर को नहीं पसंद करता। जो उनको लीड कर रहा है, जो उनको हेल्प कर रहा है, वो मजबूत होना चाहिए। अगर कांग्रेस और जेडीएस के विधायक टूटे और उन्होंने मान लीजिए इस्तीफा दिया, क्या बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी वहां पर या फिर गवर्नर रूल लगेगा वहां पर? आपको, आपके लिए क्या वहां प्रेफरेबल है? ये तो देखिए ऐसा है कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और भविष्य में जैसी भी परिस्थितियां बनेंगी वो हमारी सीनियर लीडरशिप जो है स्वयं तय करेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। कृष्णा जी, आपके हिसाब से जो कह रहे हैं वेंकट नारायण कि बीजेपी के लिए ये मैसेज ज्यादा जरूरी है कि ऐसे अलायंसेस नहीं चल पाते, यही एक वजह है कि वहां बीजेपी सरकार बनाने से ज्यादा सरकार गिराने पर फोकस कर रही है या और कोई मैसेज भी है? नहीं, एक तो उनको ये मैसेज देना चाहती है भाजपा कि ये महागठबंधन जो है ये नहीं चल सकती है, तो खाली हमारे एक माने बीजेपी ही एक मजबूत पार्टी है वो जो चला सकती है, शायद ये होगा। मगर अगर ये सरकार को गिरा दे, मेरे को ये लगता है कि काफी गलत तरीके का संकेत जाएगा कि भाई अभी 3 महीने बचे हुए हैं चुनाव के लिए, अब एकदम से सब जो सरकारें हैं अभी बनी हैं जो आपके नहीं हैं, अब उनको गिराने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या उसका भी एक अलग सा मैसेज जाएगा? तो ये ठीक नहीं, संकेत तो बिल्कुल ही अलग अलग होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि बेहतर ये हो कि सरकार को अगर आप छोड़े, हाँ, और आप छोड़ने का मैसेज दें, हाँ, कि भाई हमको अगर 112 नहीं मिली, 113 नहीं मिली तो हमने तोड़फोड़ नहीं की, और अगर वर्चुअली दिल्ली से सरकार चलती है तो फिर आप ही चला रहे हैं। हाँ, तो उसमें आपका एक मैसेज भी जा रहा है और आप सरकार को भी चला रहे हैं। शबीना जी, आपका सिग्नल टूट गया था, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमान जो कह रहे थे उस पर आऊंगा। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कर्नाटक में सब कुशल मंगल है, सारे निश्चित रहिएगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि यहाँ पे हमारे बीच जितने भी कुछ भी हो, कोएलिशन गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं हो सकता है। कोई भी एमएलए नाराज हो या किसी को मिनिस्ट्री नहीं दिया जाता है तो उसको हम बोर्ड में या किसी और पोस्ट में अपॉइंटमेंट दिया जाता है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि एमएलए पहले अपने क्षेत्र के लोगों को पहले इंपॉर्टेंस दे, वहां पे अपना सारा वक्त बिताए, ना कि केवल मिनिस्ट्री या चीफ मिनिस्ट्री पे हम जुड़े रहे या यहाँ पे अनबन हो। ये बात जरूर है कि आज 2 निर्दलीय एमएलए ने आज इस्तीफा दे दिया है, जिसको हमने मिनिस्ट्री आ रहा हूं नीला जी, लेकिन शबीना जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि विधायक नाराज हो सकते हैं क्योंकि सबको पद नहीं मिल सकता, सबको कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकती, लेकिन एक व्यक्ति जिसको सीएम की कुर्सी मिल गई वो भी रो रहा है। ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि जिसको सीएम की कुर्सी मिल गई उससे भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसके आंसू निकल गए? क्यों? आप अपने प्रधानमंत्री नहीं रोते हैं क्या?
वो इमोशनल प्रधानमंत्री ये बोलकर थोड़ी रोते हैं कि शिवसेना मुझे सरकार नहीं चलाने दे रही, आत्मनिर्भर होते हैं। अगर अकाली दल मुझे सरकार नहीं चलाने दे रही, आंख से आंसू निकलते हैं, ये नहीं है कि फोर्सफुली वो निकल रहे हैं। प्लीज देयर इज समथिंग मोर टू इट। आप इस छोटी छोटी बातों पे छोटी बात, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रो रहा है, आप कह रहे छोटी बात है, ये कहते हुए रो रहा है कि मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, आप कह रही है छोटी बात है। येडियुरप्पा हमारे मुख्यमंत्री जी ही बोल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री ही बोल रहे हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि ये गवर्नमेंट चलेगी, हमें किसी से कोई डर या कोई शिकायत नहीं है। तो फिर आप मीडिया वाले या बीजेपी वाले को क्या एतराज है? क्यों नहीं दे रहे हैं हमें काम करने के लिए? ऑपरेशन कमला नंबर 3 का क्या मतलब है? कुमारस्वामी मीडिया के लिए नहीं रो रहे थे कि मीडिया काम करने से रोक रहा है, वो कह रहे थे कांग्रेस काम नहीं करने दे रही है। आप लोग ये जो नया ट्रेंड है मीडिया को गाली देना, उससे कुछ नहीं होगा। भाजपा, आप भाजपा से पूछिए ना। भाजपा से जो पूछना मैं पूछ रहा हूँ, आप क्वेश्चन भाजपा के लिए क्यों बना के देते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग? आप ये नहीं बता पा रहे कि इतना मुख्यमंत्री क्यों आहत है? क्योंकि वही हमारे, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, एक बड़ी खबर और तस्वीर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद्मनाभ मंदिर पहुंचे हैं, वहां की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जरा दर्शकों को। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, केरल के पद्मनाभ मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हुए। पद्मनाभ मंदिर के बारे में तमाम सुर्खियां आपने सुनी होंगी। कई लाख करोड़ की संपत्ति वाला मंदिर है ये, बहुत बड़ा खजाना यहां पर होने की बात थी और तमाम सुर्खियां बीच में बनी थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, वो इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तमाम लोग उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े। बेहद खास दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। केरल के पद्मनाभ मंदिर वो पहुंचते हुए, थिरुवनंतपुरम में ये मंदिर मौजूद। बेहद प्रसिद्ध मंदिर है वहां का। स्वदेश दर्शन स्कीम, इसका अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और केरल से सांसद हैं शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, वो भी वहां पर मौजूद उनके स्वागत के लिए। मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद। ये वो भव्य और खूबसूरत मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, जो तिरुवनंतपुरम में मौजूद आदिक सेवा पेरुमल मंदिर है, कन्याकुमारी में कहा जाता है, उसी की रेप्लिका की तरह है, उसी तरीके की संरचना है इस मंदिर की।